everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all in the lecture of today, in which we'll be discussing a little about the current affairs in economics, in which we'll be talking about the recent changes which has come in MPC, that is Monetary Policy Committee. तो जी हाँ, हम Monetary Policy topic already पढ़ चुके हैं, ठीक है. ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक. और जब मैंने मॉनेटरी पॉलिसी आपको करवाया तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बनाती कौन है, ये बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अंडर RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है तो मैंने ये पूरा डिस्क्राइब किया है, पूरी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट तो आप क्या करिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो लेक्चर्स हैं वो भी देख लीजिए, तो उससे आपको बेसिक जो है आइडिया हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, ठीक है. तो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी. तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, अब इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन होता है जब परसिस्टेंट राइज हो जाए इन द प्राइस लेवल, ठीक है, जब, या फिर आप कह सकते हैं जब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, लिक्विडिटी जिसको कि हम कैश सप्लाई कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं, जब वो मार्केट में ज़्यादा होती है उस सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है. इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही नहीं, अगर मार्केट में डिफ्लेशन है जिसका मतलब है परसिस्टेंट फॉल इन द प्राइस, मार्केट में चाहे इन्फ्लेशन है चाहे डिफ्लेशन है, दोनों ही सिचुएशन में प्राइस स्टेबलाइजेशन का काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर्स हैं. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज फ्रेम्ड बाय, मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है RBI विच इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, ठीक है, उसके अंडर होती है MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, टाइम टू टाइम मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है हमारी कंट्री की, जिससे कि प्राइस स्टेबलाइजेशन हो जाए, ठीक है. और मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका काम सिर्फ प्राइस स्टेबलाइजेशन ही नहीं है, बल्कि और भी बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस तो है ही है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को बैलेंस करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम करना, ये सारे काम है मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है. नाउ द प्राइमरी बीइंग द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस. नाउ एट प्रेजेंट क्योंकि जो सिचुएशन है, इन्फ्लेशन रेट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है. अब जो CPI इन्फ्लेशन जो है 6% से अबव हम फेस कर रहे हैं. अगर मैं WPI इन्फ्लेशन की बात करूं तो दैट इज ऑलमोस्ट 14.5%. सो वी आर सीइंग एक्चुअली वेरी हाई इन्फ्लेशन नाउ इन सच टाइप ऑफ. अब देखिए ये इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हुई क्यों, ये इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा इसीलिए हुई क्योंकि मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी लाई रिजर्व बैंक ने ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ कोविड. क्योंकि कोविड पेंडेमिक था तो उस वजह से बिजनेस को ज़्यादा कंफर्ट देने के लिए या बिजनेस में ज़्यादा ईज लाने के लिए, मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी फ्लो लाने के लिए, ज़्यादा कैश सप्लाई करने के लिए जो RBI थी उसने ये डिसीजन लिया कि भाई हम थोड़ा सा लिक्विड कर देते हैं मार्केट को, थोड़ी इंटरेस्ट रेट्स थोड़े कम कर देते हैं, जिससे कि मार्केट में जो है सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज हो जाए या फिर लिक्विडिटी आ जाए, ठीक है, ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक. क्योंकि कोविड पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी बिजनेसमैन काफ़ी नुकसान झेल रहे थे, मार्केट में काफ़ी मंदी थी, इस वजह से थोड़े ईज कर दिया गया इंटरेस्ट रेट्स को, ठीक है, या फिर उतना ही रखा गया इंटरेस्ट रेट जितने पहले थे, तो इंक्रीज नहीं किया गया, ठीक है. लेकिन अब प्रेजेंट सिचुएशन में इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, ठीक है, प्राइस लेवल्स जो है दे आर सोरिंग अप. जब प्राइस लेवल इंक्रीज होते हैं कमोडिटीज़ के तो दो टूल्स बेसिकली, दो पॉलिसीज हम अपनाते हैं, या तो मॉनेटरी पॉलिसी जो भी हमने डिस्कस किया, या तो फिस्कल पॉलिसी. नाउ मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये तो प्राइमरली RBI जो है वो बनाती है. फिस्कल पॉलिसी जो है, फिस्कल पॉलिसी डील्स, इसको जो है गवर्नमेंट हेड करती है. फिस्कल पॉलिसी को हम अगर हम बजट कहें तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है. तो चलो फिस्कल पॉलिसी तो लेटर ऑन विल डिस्कस, अभी हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की. जब मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी करवाया तो उसमें मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट रेट्स करवाए, जैसे कि हमने रेपो रेट किया, फिर हमने रिवर्स रेपो रेट किया, ठीक है, हमने बैंक रेट जो है वो डिस्कस किया. देन वी डिस्कस द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विच इज कॉल्ड एज MSF, ठीक है, वो डिस्कस किया. देन वी डिस्कस्ड CRR, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. हमने बड़े सारे इंटरेस्ट रेट्स जो है वो डिस्क्राइब किए थे. ये सारे इंटरेस्ट रेट्स क्या है, बेसिकली दे आर द टूल्स और दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यही हमने डिस्कस किया था. ओके, नाउ जब मैंने आप ये सारे रेट्स डिस्कस किए थे तो तब मैंने आपको बताया था कि जो रेपो रेट है वो एट प्रेजेंट है 4%. यही डिस्कस किया था कि रेपो रेट 4% है, CRR जो है वो भी 4% है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है वो 18% है, ठीक है.
रिवर्स रेपो रेट जो है दैट इज 3.35%। तो ये इंटरेस्ट रेट्स हमने डिस्कस किए थे, बट नाउ दी चेंजेस हैव कम इन इंटरेस्ट रेट्स में, अब चेंजेस आ चुकी हैं, ठीक है। नाउ सी एक्चुअली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो बैठी थी इन अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी। अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपने अगर मेरे लेक्चर सुने हैं तो आपने उन लेक्चर्स में भी मैंने ये डिस्कस किया था कि अप्रैल में जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है बैठी थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है दैट इज शेड्यूल्ड इन जून। अब वैसे बेसिकली वी वर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, कि जून में जो है ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, लेकिन अभी क्या किया गया इन द मिड, मतलब अभी मई में ही जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज ला दिए गए। दैट वाज, ऐसा कहा जा रहा है कि दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट्स में जो चेंजेस आई हैं ये अनएक्सपेक्टेड है। न्यूज़ में आप सुनेंगे कि अनएक्सपेक्टेड है या ये शॉकिंग न्यूज़ है कि जो अभी जो इंटरेस्ट रेट्स को चेंज किया गया। तो देखिए शॉकिंग या अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इट वाज एक्चुअली क्वाइट एक्सपेक्टेड कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन इनटू द मार्केट। बट येस, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन ये एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग जो है एमपीसी की गई। इट वाज एन अनशेड्यूल्ड मीटिंग ऑफ पॉलिसी रिव्यू बेसिकली, ठीक है। ये अभी शेड्यूल्ड नहीं थी तो ये अनशेड्यूल्ड की गई। तो जब भी, ऐसा नहीं है कि कोई शेड्यूल्ड टाइम पे ही होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी मार्केट में जो है अप्स एंड डाउन आए, जब भी मार्केट को स्टेबलाइज करने की बात आए, तो एमपीसी जो है वो कभी भी अपनी कमेटी बिठा के पॉलिसी रेट्स को चेंज कर सकती है। सिमिलर इज द केस कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में जो है, पॉलिसी रेट्स में जो चेंजेस आई हैं, ठीक है। चेंजेस देखेंगे एमपीसी में क्या आई हैं। उसके बाद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी किसे कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज एसडीएफ। नाउ व्हाट इज दिस एसडीएफ? एसडीएफ किसे कहते हैं, विच इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों है, एक तो ये डिस्कस करेंगे, और जो रीसेंट चेंजेस जो आई हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में चेंजेस नहीं आए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आई हैं। व्हाट आर दी पॉलिसी, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें चेंजेस आए हैं। तो विल सी कि व्हाट ऑल चेंजेस हैव कम, ठीक है। ओके तो देखिए मार्च जो है, मार्च में क्या हुआ था, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन थी, हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन जो थी वो ऑलमोस्ट 7% तक टच कर गई थी, और फरवरी में ये जो इन्फ्लेशन है 6.1 थी। फूड इन्फ्लेशन की अगर हम अकेले की बात करें, देखिए जो वेरियस सेक्टर्स हैं उनकी हम अलग से इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे फूड इन्फ्लेशन हो गई, अगर हम पेट्रोल डीजल की प्राइसेस को करेंगे तो हम, या पेट्रोलियम के प्राइसेस को करेंगे, ठीक है, तो वो फ्यूल इन्फ्लेशन होती है। तो अकेले अगर मैं फूड इन्फ्लेशन की बात करूं तो दैट हैज बीन रेज्ड बाय 154 बेसिस पॉइंट्स टू 7.5% जो है इंक्रीज हो गई थी। जो फूड इन्फ्लेशन है दैट वाज 7.5%, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन जो है इट रोज टू 6.4%, ठीक है। अब ये कोर इन्फ्लेशन क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मैंने ये सारा डिस्कस किया है, ठीक है। आपको थोड़ा बता देती हूँ। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब हम सभी कॉमोडिटीज की, टोटल गुड्स की, जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, टोटल गुड्स की, जितने भी गुड्स हैं, जितनी भी कॉमोडिटीज हैं, जब हम टोटलिटी में लेते हैं तो उसको हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। ओके, कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? कोर इन्फ्लेशन होता है बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस वोलेटाइल इन्फ्लेशन, ठीक है। यानी कि कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? कोर इन्फ्लेशन में भी हम सभी कॉमोडिटीज को लेते हैं, लेकिन वोलेटाइल कॉमोडिटीज को माइनस कर देते हैं। वोलेटाइल कॉमोडिटी का मतलब हो गया ऐसी कॉमोडिटीज जिनका प्राइस रोज चेंज होता है, जिनका डेली में जिनका प्राइस चेंज होगा, जैसे कि फूड आइटम्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, या कुछ फ्यूल की आइटम्स हो गई, ठीक है, फ्यूल हो गया। इन सबके जो रेट हैं वो रोजमर्रा हम देखते हैं कि चेंज हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, उनको हम वोलेटाइल आइटम्स कहते हैं। तो जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन का मतलब क्या हो गया? टोटल इन्फ्लेशन। जब हम टोटल इन्फ्लेशन में से जो वोलेटाइल गुड्स की इन्फ्लेशन है उसको माइनस कर देते हैं तो बाकी जो बच जाता है कोर इन्फ्लेशन है। यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा बड़ा है, कोर इन्फ्लेशन उससे छोटा है, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे कि आरबीआई है या जो हमारी गवर्नमेंट है, वो जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो दे टॉक अबाउट कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। वो उनका जो फोकस होता है वो क्या होता है? वो कोर इन्फ्लेशन होता है। जो पॉलिसी मेकर्स का जो फोकस होता है दैट इज कोर इन्फ्लेशन। सो यू अंडरस्टूड कि सिंपल सी बात ये है कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो हाई है। अगर व्हाट इज नाउ सीपीआई इन्फ्लेशन, इट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। और व्हाट इज दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? सो बेसिकली इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, तीन तरीके भी हैं हम कह सकते हैं, बट हम मेजर दो तरीके ही पढ़ते हैं। इट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड द थर्ड वन इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स विच इज पीपीआई, ठीक है। ये सीपीआई क्या है,
WPI क्या है, PPI क्या है, ये सब हम इन्फ्लेशन के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इन्फ्लेशन के नहीं देखे हैं लेक्चर्स तो आप वो भी देख सकते हैं, सो दैट मोर क्लैरिटी ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी देयर। तो देखिए all these topics are actually related, whether that is inflation, whether that is monetary policy, whether that is Reserve Bank of India, whether that is fiscal policy, so everything, whether that is taxation, so everything is related with one another basically, ठीक है। चलिए वो तो बात की बात हो गई। Coming upon to the topic, अब देखिए चेंजेस क्या आए हैं इंटरेस्ट रेट्स में, जो अभी रिसेंट के जो चेंजेस हैं वो क्या आए हैं। तो सिंपल सी बात है, ये फिगर्स हैं, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे कि रेपो रेट जो है वो पहले 4% था, अभी आप जो मेरे अभी रिसेंट के ही अगर आप लेक्चर्स देखेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये एमपीसी की कमेटी नहीं बैठी थी, उस टाइम पे ये जब मैंने लेक्चर्स बनाए थे उस टाइम पे ये चेंजेस नहीं आए थे, तो दैट्स वाई उस पर मैंने आपको बताया है कि रेपो रेट जो है वो 4% है, ठीक है। बट नाउ इट इज़ 4.4%, ठीक है। रेपो रेट जो है 4 से 4.4% हो गया। मैंने उन लेक्चर्स में बोला भी है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 4.4% जो है रेपो रेट हो चुका है ना। व्हाट इज रेपो रेट, इसके लिए तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा मेरा, ठीक है। उसमें मैंने पूरा बताया कि व्हाट इज रेपो रेट। सो बेसिकली व्हाट इज अ रेपो रेट, रेपो रेट इज कि जिसपे ये ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसपे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो ओवरनाइट लोन फैसिलिटी या ओवरनाइट क्रेडिट लेते हैं, आप कह सकते हो इमरजेंसी क्रेडिट लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन जो है वो लेते हैं, कहाँ से, वो लेते हैं रिजर्व बैंक से, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक्स है दे टेक लोन, आप कह सकते हो वो क्रेडिट लेते हैं आरबीआई से विद सम कोलेटरल, ठीक है। अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, कमर्शियल पेपर्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनको जो है एज कोलेटरल आरबीआई के पास रख के वो जो है क्रेडिट लेते हैं। लेकिन वापस फिर उनको क्या करना पड़ता है, विद इन 14 डेज जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे हैव टू रीपर्चेज देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम आरबीआई एंड दे हैव टू गिव देयर क्रेडिट बैक टू आरबीआई, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। रेपो रेट, इसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। डू वॉच माय मॉनेटरी पॉलिसी लेक्चर्स टू गेट मोर क्लैरिटी फॉर रेपो रेट इफ यू वांट, ठीक है। तो 4% से 4.4% जो है रेपो रेट हो चुका है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है 4.15% है ना। व्हाट इज द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, यही हम डिस्कस अभी करने वाले हैं, ठीक है। वेरी शॉर्टली दिस आई विल डिस्कस, ओके। नेक्स्ट वी हैव द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये 4.65% जो है ये हो चुकी है, ठीक है, ओके। एंड बैंक रेट की बात करें तो दिस इज 4.65%, और अगर मैं कैश रिजर्व रेशियो की बात करूं तो 4.5% हो चुकी है। कैश रिजर्व रेशियो पहले कितनी थी, इट वाज 4%, ठीक है। अब जो है 4.5% हो गई है, ठीक है। ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है ना, इट इज 3.75% एट प्रेजेंट, ठीक है। इट इज 3.75%, ओके। ये कितनी है, ये 4.15% नहीं है, ये है 3.75%, ओके। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ सी व्हाट इज द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये जो मैंने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यहां लिखी है विच इज 3.75% एट दिस टाइम, ठीक है। अब ये है क्या स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, तो देखिए आपने अगर मॉनेटरी पॉलिसी के जो लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी के बड़े सारे टूल्स हैं, बड़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की जाती है। देयर आर वेरियस टूल्स लाइक रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, ठीक है। ये सारे जो हैं CRR है, SLR है, ठीक है, MSF है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, इन सब के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। नाउ व्हाट इज द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड व्हाई इट इज इन न्यूज, बिकॉज दिस standing deposit facility is a new tool, you could say it is a newly introduced tool or it is an additional tool which has been लॉन्च्ड, ठीक है, बाय आरबीआई, ठीक है। ये रिसेंट न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक नया टूल है जो कि आरबीआई लेके आई है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो एक और हमें इंस्ट्रूमेंट और एक और हमें टूल जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर पढ़ना पड़ेगा अब से, विच इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नया टूल है, नया इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरीके से करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमी का भी क्वेश्चन हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है क्या, ये टूल क्या है। तो देखिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो यहाँ पे लोन देंगे, किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ऐसा भी कह सकते हैं या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि इस केस में क्या होगा कि जो रिजर्व बैंक है ना, जो आरबीआई है, वो कमर्शियल बैंक से पैसा उठाएगा या पैसा एब्जॉर्ब करेगा इन केस ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो आप बोलेंगे कि मैम जो हमने रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रिवर्स रेपो रेट, RRR, है ना, जो हमने रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था, इसमें भी तो यही था
कि जो आरबीआई है वो पैसा उठाती है कमर्शियल बैंक से, ठीक है, उसमें भी यही था, बिल्कुल था, बट देयर इज अ चेंज इन स्टैंडिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड रिवर्स रेपो रेट नाउ इज कि देयर इन रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई है उसको कोलेटरल रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स के साथ, ठीक है. क्या होता है इसमें, रिवर्स रेपो रेट जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि जो बेसिकली रिवर्स रेपो रेट इज द ऑपोजिट ऑफ रेपो रेट, है ना. तो इसमें क्या होता है रिवर्स रेपो रेट में कि जो आरबीआई है उसको कोलेटरल रखना पड़ता है विद कमर्शियल बैंक्स, राइट. बट इन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर ऐसा नहीं है. जो आरबीआई है उसको कोई भी कोलेटरल नहीं रखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स के साथ. हेयर नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड. कोलेटरल का मतलब नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सिक्योरिटी कुछ नहीं चाहिए वहां पे रखने के लिए कमर्शियल बैंक्स के पास. अब ऐसा क्या हुआ कि एक नए टूल की, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी रिजर्व बैंक को, और रिजर्व बैंक ने मतलब ऐसा क्यों रखा कि भाई बिना किसी कोलेटरल के जो है वो आरबीआई जो है लोन उठा ले, ताकि आरबीआई को ज्यादा कंफर्टेबल हो, आरबीआई ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा आसानी से और जल्दी क्विकली जो है कमर्शियल बैंक से पैसा उठा पाए, ठीक है. ऐसा इसलिए जरूरत पड़ी, ऐसा इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इन्फ्लेशन मार्केट में ज्यादा है. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को लगा कि अगर एक ऐसा टूल लाया जाए जिसमें कि कोलेटरल भी नहीं रखा जाए और मतलब रिवर्स रेपो रेट से भी ज्यादा कंफर्टेबल रेट जो है बनाया जाए, जिससे बेसिकली द आइडिया फॉर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज कि आरबीआई जो है वो पैसा एब्जॉर्ब कर ले, वो जो लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर ले मार्केट से, क्योंकि यही टारगेट है अभी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का. दिस इज वन ऑफ द मीडियम कि जो आरबीआई है वो मार्केट से पैसा स्क्वीज कर ले, मार्केट से पैसा एक्सट्रैक्ट कर ले, निकाल ले, ठीक है. तो इसीलिए कमर्शियल बैंक से पैसा निकालने के लिए जो आरबीआई है इट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टूल और अ न्यू इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है. तो देखते हैं यहां मैंने क्या लिखा है कि रिसेंटली जो आरबीआई है उसने इंट्रोड्यूस किया एसडीएफ, ठीक है, विच इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड एडिशनल टूल फॉर एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी. क्यों ये टूल लाया गया, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3.75%. व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट रेट इज 3.75%, ठीक है. ओके, अब ये जो एसडीएफ है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था या रिकमेंड किया था आप कह सकते हैं उर्जित पटेल कमेटी ने, ठीक है. ये उर्जित पटेल कमेटी जो है ये रिपोर्ट कब आई थी, 2014 में आई थी, ठीक है. तो 2014 जो है उर्जित पटेल कमेटी के अकॉर्डिंगली ये जो रिकमेंडेशन इसकी आई थी, ओके. 2018 में जो अमेंडेड सेक्शन है, सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई, ठीक है, इट एम्पावर्ड आरबीआई टू इंट्रोड्यूस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है एक एडिशनल टूल है, किसके लिए, टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी विदाउट एनी कोलेटरल, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है. कुछ कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी या गिरवी नहीं रखना पड़ेगा आरबीआई को कमर्शियल बैंक्स के पास, ठीक है, जबकि रिवर्स रेपो रेट में कोलेटरल रखना पड़ता था, ठीक है. बाय रिमूविंग द बाइंडिंग collateral constraints on the Reserve Bank, the SDF strengthens the operating framework for monetary policy. तो SDF जो है ये strengthen करता है operating framework का. देखिए अब RBI है for example, उसने उसको जो है जल्दबाजी में आप कह सकते हो या क्विकली जो है मार्केट से पैसा जो है स्क्वीज करना है, ठीक है. तो अब अगर सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI के पास कम है या RBI नहीं चाहती है अभी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक्स के पास रखना, सो दैट्स वाई इसीलिए ये SDF जो है इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट सिचुएशन को एनालाइज करके, मार्केट सिचुएशन को देख के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है. इन SDF द रिजर्व बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स इन व्यू ऑफ एब्जॉर्बिंग द लिक्विडिटी विदाउट एनी कोलेटरल एट सम इंटरेस्ट रेट विच इज 3.75% एट प्रेजेंट. सो इट मे इंक्रीज और मे डिक्रीज इन फ्यूचर, वी डोंट नो, ठीक है, हो भी सकता है. तो अभी एट प्रेजेंट 3.75 है, ओके. द SDF विल हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब longer term liquidity as and when needed, okay. Now with the introduction of SDF, जैसे ही ये SDF which is standing deposit facility, जैसे इसकी इंट्रोडक्शन हुई है, जो रिवर्स रेपो रेट है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई एंड ऑलमोस्ट ये इररेलेवेंट हो गया है. अब जब रिजर्व बैंक को स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन क्यों करेगा, इट विल नॉट डू रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन नाउ, क्योंकि रिवर्स रेपो और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी ज्यादा SDF में ही खुश रहेंगे. क्यों, क्योंकि SDF में इंटरेस्ट रेट उनको ज्यादा मिल रहा है,
है ना। कमर्शियल बैंक्स को जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई ज्यादा दे रही है, 3.75% दे रही है, जबकि अभी रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, यानी कमर्शियल बैंक्स को 3.35 इंटरेस्ट देगी आरबीआई, ठीक है। लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में 3.75 है, तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स को भी एसडीएफ ज्यादा अपील करेगा, ठीक है। तो ओके, इट हैज नाउ वी कैन से कि रिवर्स रेपो रेट की जो इंपॉर्टेंस है वो ऑलमोस्ट जा चुकी है, ओके। एंड इट इज रिटेन्ड एट, अभी एट प्रेजेंट जो रिवर्स रेपो रेट है उसको 3.35% ही रखा गया इस मीटिंग में भी, ठीक है। इट विल रिमेन एज पार्ट ऑफ आरबीआई's टूल किट एट इट्स ऑपरेशन विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई फॉर द पर्पसेस स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये रहेगा एज अ टूल किट, जो है रिवर्स रेपो रेट जो है ये अभी भी एज अ टूल जो है मॉनेटरी पॉलिसी का काम करेगा, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आरबीआई कि वो इसको यूज करना चाहती है कि नहीं करना चाहती, ठीक है। ये जो फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट है along with SDF which is standing deposit facility will impart flexibility to the RBI's liquidity management framework, okay. The main purpose of SDF is to reduce the excess liquidity of rupees 8.5 lakh crores in the system and to control inflation. This is a number which is like, ये number जो है 8.5 लाख करोड़ का ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इतना एक्सेस लिक्विडिटी जो है ये विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीएफ दिस इतनी लिक्विडिटी जो है एब्जॉर्ब की जा सकती है बाय आरबीआई विच इज प्रेजेंटेड टू द मार्केट। और ऐसा नहीं है कि एक झटके में ही जो आरबीआई है वो ये सारा पैसा स्क्वीज कर लेगी मार्केट से। इट टेक्स टाइम, इन ऑपरेशंस में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इतने भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, बट ग्रेजुअली ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में जी एसडीएफ इंप्लीमेंट किया और सारा पैसा मार्केट से जो है एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऐसा नहीं है, इट विल टेक टाइम। एसडीएफ के साथ साथ और भी काफी इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे कि रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेपो रेट जो है ये की पॉलिसी रेट है जो कि आरबीआई अंडर मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। तो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। सीआरआर को विच इज द कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो का मतलब जो कमर्शियल बैंक्स को जो मतलब पैसा जो है रिजर्व बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है, इट इज़ दैट अपने डिपॉजिट्स का जितना भी परसेंटेज हो वो रखना पड़ता है, तो ये सीआरआर भी इंक्रीज हुआ है, राइट। तो ये सारी जो की फैक्टर्स इकट्ठे मिलके जो है इन्फ्लेशन के साथ फाइट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। होपफुली आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इट इज 3.75%, दिस आई विल करेक्ट इनटू द नोट्स, ठीक है। तो ये जो है ये मुझे लगा कि आपके साथ इंपॉर्टेंट है शेयर करना। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज अ न्यू टूल, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट दैट न्यू। 2014 में जो है इसकी इंट्रोडक्शन देखिए उर्जित पटेल कमेटी से आ चुकी थी, फिर 2018 में ये कहा गया कि आरबीआई जो है उसको वो एम्पावर्ड है कि वो एसडीएफ को इंट्रोड्यूस कर सकती है, और फाइनली इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ओके। तो चलिए ये था एसडीएफ के बारे में। अगर एसडीएफ के बारे में आपको समझ आ चुका है तो एक एमसीक्यू मैंने इसके ऊपर रखा है, सो होपफुली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिस स्टैंडिंग, डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो दिस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी व्हिच इज एसडीएफ इज एन एडिशनल टूल फॉर क्रिएटिंग मोर लिक्विडिटी. Second one is in 2018 the amended section 17 of the RBI Act empowered the RBI to introduce the SDF, ठीक है. So which of the above statement is or are correct? इनमें से बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है. तो चलिए आंसर बता देते हैं आपको. तो देखिए दिस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज एन एडिशनल टूल फॉर क्रिएटिंग मोर लिक्विडिटी. तो क्रिएटिंग मोर लिक्विडिटी नहीं है, एब्जॉर्बिंग लिक्विडिटी है बेसिकली. ये क्रिएट नहीं करेगा लिक्विडिटी एसडीएफ, जबकि ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा लिक्विडिटी को. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट कि हाँ 2018 में ये अमेंडेड सेक्शन ऑफ 17 जो है आरबीआई एक्ट की वो एम्पावर करती है आरबीआई को टू इंट्रोड्यूस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो व्हाट विल बी द आंसर? सो द आंसर विल बी बी only 2, ठीक है. सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो होपफुली आप सबने ये करेक्ट मार्क किया होगा. सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग.